दोस्तों 2025 बॉलीवुड और पॉप कल्चर का ईयर था, कंटेंट का नहीं, कंटेक्स्ट का। This happened to many people before. It's just not been covered as widely. क्योंकि इस साल हर चीज के साथ एक पीआर हेडलाइन फ्री आती थी। मूवी रिलीज पीआर, ब्रेकअप रूमर पीआर, सेंसर बोर्ड ने सीजर्स निकाल दी पीआर। मेरे को अभी तक एटलीस्ट ट्रेलर में तो नहीं दिखा। आई एम प्रीटी श्योर फिल्म में भी कुछ इतना खास होगा नहीं उसको लेके। और ऑडियंस बस पॉपकॉर्न लेके बैठी थी और इंडस्ट्री ने इनको पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खिला दी। तो आज का एपिसोड एक ईयर एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कार्ड है। इतने लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहने के लिए ना भाई बहुत गूदा लगता है और वो है हिमेश रेशमिया में, मुझे ऐसा लगता है। सार्केस्टिक, ऑनेस्ट, थोड़ा क्रूल पर फेयर रहने की पूरी कोशिश करूंगा और जितनी चीजें हो सके उतनी चीजें कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईयर का ओपनिंग एक्ट, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, जहां इंटरनेट पे डेली लाखों वर्स, ऑब्सीन, रेसिस्ट चीजें मिल जाती है, पर इकोसिस्टम ने डिसाइड किया आज का विलन इक्वल टू रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना। न्यूज वाइज बैकलैश, अपॉलॉजीज, रिमूवल्स, फुल साइक्लोन। और यहाँ पे आयरनी ये है कि शो की इकोसिस्टम में बाकी लोग भी थे, शो के होस्ट समय रैना भी थे, लेकिन एट द एंड जो पब्लिक मेमोरी में हेडलाइन बन के रहा वो था रणवीर अलाहाबादिया। मेरा पीओवी कंट्रोवर्सी गलत चीज पे नहीं थी, सिलेक्टिव आउटरीच पे थी। और इस इंडस्ट्री में सिलेक्टिव आउटरीच का मतलब होता है किसी का करियर स्लो मोशन पे जलाना और किसी का कम बैक आर्क ब्रांड डेक्स के साथ भर देना। उस शो में अपूर्वा भी थी और अपूर्वा के अराउंड न्यू शो अप्रोच टाइप चैटर भी आया, एंड इन फैक्ट शी गॉट लॉट ऑफ शोज, मूवी अपीयरेंसेस पोस्ट द कंट्रोवर्सी। और समय रैना का भी कमबैक फेज ब्रांड्स के साथ रहा। कैंसिलेशन टू कोलैबोरेशंस का एक इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंसर केस स्टडी बन गया था समय रैना का केस। ये हमें ये बताता है कि कैसे एक नेशनल टारगेटिंग can't keep someone from getting the fame they deserve. And Ranveer, he took the hardest hit. This is the same person who gave ministers across the government a platform to speak freely and openly. And yet, he was targeted by the very ecosystem he once amplified. Blamed, pulled down, and questioned. He lost subscribers, struggled to get guests, and took a serious hit on his credibility. A phase he might be still dealing with. Interestingly, when I discussed this with Sham Sharma on my podcast, he shared similar views. सारी गवर्नमेंट्स करती है, but when it happened with Ranveer, who literally sponsored BJP, like literally that happened. Who was the biggest supporter of them? कितने भाई सब लाइन से पॉडकास्ट कर दिए उसने, पूरी मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्री लाई उसने फर्स्ट टाइम वोटर्स को बाहर निकाला कि वो वोट करे। लोगों को एक थॉट आया कि बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा जेनजी ओरिएंटेड है, दैट गाय हैज अ क्रेजी फॉलोइंग, ही डिड दैट, उसके साथ ये हुआ। सो दैट इज द स्कैरी पार्ट। I mean, किसकी सगी है स्टेट, किसका? That's been the scary part forever. I mean, it's not just Ranveer is not the first person that this has happened to. This has happened to many people before. It's just not been covered as widely. It has happened in Assam, it has happened in UP, Bihar, lots of places this has happened. It's just Ranveer is a public figure, so it got covered more widely. फिर आया एक और मेगा ड्रामा, दीपिका स्पिरिट कल की सीक्वल वाला ट्रायंगल। यहाँ पे इशू एक नहीं था, मल्टीपल नैरेटिव्स थे। वांगा साहब ने सोशल मीडिया पर एनडीए, अनसेट ट्रस्ट टाइप पॉइंट्स को आगे लाया और बोला कि डिस्क्लोजर की बात की थी और कैसे दीपिका ने उनकी स्क्रिप्ट लीक कर दी थी। बात करें कल की सीक्वल के कंटेक्स्ट में भी रिपोर्ट्स प्लस लेट स्टेटमेंट्स का मिक्स आया, इंक्लूडिंग वर्क शिफ्ट कमिटमेंट एंगल, और कुछ आउटलेट्स ने इसे एग्जिट भी कहा और बीइंग ड्रॉप्ड भी कहा। खैर, मेरा टेक इस पे काफी सिंपल है। ऑडियंस का रिएक्शन जेन्युइनली स्प्लिट था इसमें। कुछ लोग बोले बाउंड्री सही है, तो कुछ लोग बोले कि कम्युनिकेशन हैंडल बेटर तरीके से हो सकती थी। बट एक चीज कॉमन, ये सब देख के ये फिल्म कम और एक फैंडम वॉर ज्यादा लग रही थी। अब आ जाते हैं अभिनव कश्यप के ऊपर, जिन्होंने सलमान खान पे रिपीटेडली एलिगेशंस लगाए थे पब्लिक में ओपनली। टोन काफी एग्रेसिव था और बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर भी किया। स्टार्टिंग में टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा शायद कुछ ट्रूथ होगा, पर जब द सेम थीम वाज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो एक मोमेंट पे मुझे लगा
भाई ये इंटरव्यू है या क्लोजर थेरेपी? ऐसा लग रहा था हमारे अभिनव कश्यप भाई ने सलमान भाई को यूज करके अपने आप को रेलेवेंट दिखाने की कोशिश करी है। यस आई नो, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ द सेम, बट दिल से सलमान भाई का फैन हूँ तो हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में उनके बारे में बात करता हूँ। बुरा लगता है तो बुरा बोलता हूँ, अच्छा लगता है तो अच्छा बोलता हूँ। खैर, सलमान भाई ने भी फाइनली इस पूरी डिबेट में अपना रिस्पॉन्स दे दिया था और इसके साथ आई थिंक एक ही सवाल एग्जिस्ट करता है, भाई काम मिला या नहीं मिला? ये साल सेंसरशिप का भी साल था। इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस पे तो जरूर इसका असर दिखा, पर इस साल ने मूवीज को भी नहीं छोड़ा। CBFC के सिजर्स कभी हॉलीवुड को लगे कभी बॉलीवुड को, पर ये सीन कटने की कंसिस्टेंसी ये ऑप्शनल थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुपरमैन मूवी आई थी, उसमें एक किस सीन था, उसको कट करने की भी रिपोर्ट्स आई। सैयारा में भी कुछ इंटीमेट विजुअल्स थे, वर्ड्स थे, उनको कट करने की भी खबरें आई। पर मैं यार यहाँ जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूँ। शायद मैं आर्ट समझता नहीं हूँ, या शायद सेंसर बोर्ड का भी एक ग्रेटर लेंस होता होगा, या फिर CBFC लिटरली बोल रहा है रोमांस दिखाओ पर हैंडल विद केयर। रोमांस हम कुछ सेकंड्स तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं भाई, जैसे ही उससे ज्यादा होगा उसी वक्त वो सीन कट हो जाएगा। वो विजन और लेंस आपके और मेरे पास नहीं है यार, मे बी वो जो टॉप पे लोग बैठे हैं उनके पास वो काफी अच्छे तरीके से। और यहाँ से हम एक्चुअल सिनेमा की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में एक तरफ बिग बजट डिसअपॉइंटमेंट्स थी और दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड विनर्स वर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक रियलिटी चेक दे दिया। दोस्तों, अगर 2025 का सबसे आइकॉनिक व्हाई इज दिस वर्किंग मूवमेंट कोई था, तो मैं एक ऑनरेबल मेंशन यहाँ करना चाहूंगा, बैड एस रवि कुमार। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो बेचारे 10-12 घंटे जॉब करके आते हैं, बॉस का गुस्सा, बीवी की लड़ाई, टैक्स भरने की प्रॉब्लम्स, EMI भरने की प्रॉब्लम, इन सब के बीच में आपका लाइफ सेवर बना था द लेजेंड हिमसेल्फ हिमेश रेशमिया। इसमें आपको मिस्टेक ढूंढने का स्कोप नहीं मिलता है। एक्चुअली आप इसमें मिस्टेक ढूंढने जाते भी नहीं हो, आप एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए गए हो, बिकॉज द फिल्म ऑलरेडी डिक्लेयर्ड लॉजिक वाज optional. Even I discussed this with Fing as well. He was discussing with me the sheer dedication of the legend himself, Himesh Reshammiya. He used to wear cap to now wearing a wig. तुझे भूल जाना भाई exactly भाई, ओ सुरू भाई नाक से गाना गाता था भाई। वही तो, और इतने लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहने के लिए ना भाई बहुत गूदा लगता है। और वो है हिमेश रेशमिया में, मुझे ऐसा लगता है। भाई हिम्मत चाहिए भाई। डायलॉग उसके गुजर जा नहीं, सॉरी, सुधर जा नहीं तो गुजर जाएगा। जिन ये तूफान, डायलॉग हम नहीं मारना चाहेंगे अपने दोस्त को ऐसा। भाई मारे हैं भाई लोगों ने। वही तो, और यही भाई- तो फन है। खैर, लेजेंड्स की तो हमने बात कर ली, अब आते हैं थोड़ा सा क्रिंज लाइन ऑफ सिनेमा पे। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड था और कुछ तो ऐसा था जिन्होंने दिल तोड़ दिया लिटरली। बात करूंगा सबसे पहले वॉर 2 की। वॉर 2 का पेन ना सिंपल है। लोग स्पाई वर्स दिखाना चाहते थे, पर कंफ्यूज्ड कॉन्टिन्यूटी, वीक VFX और पुअर स्टोरी टेलिंग ने सबको थका दिया। YRF ने स्पाई वर्स पहले ही काफी कंफ्यूजिंग बना रखा है, ऊपर से वॉर जैसी सॉलिड फिल्म को भी इतनी बुरी तरह प्रेजेंट करके उन्होंने ऑनेस्टली एक अच्छी मूवी को डिस्ट्रॉय कर दिया। एस्पियोनाज कितना फैक्चुअल है, कितना बिलीवेबल है, वो तो एक अलग डिबेट है ऑल टुगेदर। उसके लिए तो मुझे लगता है मुझे आपके साथ एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। पर ओवरऑल स्टोरी एग्जीक्यूशन इतनी अनबेरेबल थी कि मूवी का इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। द सेम ओपिनियन वॉज डिस्कस्ड व्हेन आई हैड शान ऑन माई शो एंड ही वॉज शेयरिंग सिमिलर काइंड्स ऑफ व्यूज ऑन वॉर 2। So you don't like Junior NTR's placement in War 2? No, I don't. मेरे को लगता है मिसकास्ट है वो, मिसकास्ट है मेरे को लगता है वो। Simply उनको इसलिए ले गया, he does not have the personality to become a villain. I'll tell you why. He's not a bad actor. I'm not saying that he's not a bad actor, but if you have a man with Hrithik's stature, you have to have a villain that's equally heavy, who looks equally heavy. अगर तू अभी तक ट्रेलर टीजर देखेगा वॉर के, इवन द फिल्म में भी तेरे को ये लगेगा वो भारी नहीं पड़ रहे हैं। सलमान भाई की फिल्मों में कभी भी तू देखेगा ना, हीरो पे भारी पड़ता है। इधर वो फिजिकली इतना बड़ा है, स्टैचर मैच करता है, वो इतना भारी है। अमरीश पुरी साहब इतने जबरदस्त विलन क्यों थे? एंड व्हाई ही वाज लव्ड एज अ विलन? बिकॉज ही वाज ऑलवेज पिस्ड अगेंस्ट विनोद खन्ना, अगेंस्ट अमिताभ बच्चन,
against a superstar of that generation who had the stature, right? So if you are going against a hero जो अमिताभ बच्चन के स्टैचर के हैं, ऋतिक के स्टैचर के हैं, सलमान हैं, शाहरुख के स्टैचर के हैं, द विलन विल बिकम एन आइकॉनिक विलन ओनली व्हेन ही हैज दैट स्टैचर टू मैच द हीरो. समझ रहा है? यू कैन नॉट टेक अ टिमिड, ही इज नॉट अ बैड एक्टर, जैसे मैं कह रहा हूँ एनटीआर इज प्रीटी गुड एट व्हाट ही डज, बट टू बी दैट मेनेसिंग, ही मेरे को अभी तक एटलीस्ट ट्रेलर में तो नहीं दिखा. आई एम प्रीटी श्योर फिल्म में भी कुछ इतना खास होगा नहीं उसको लेके. अब आते हैं हाउसफुल 5 के ऊपर. द हाउसफुल फ्रेंचाइजी, इसका जो चार्म था इट वाज जेन्युइनली अ मास अपील. लेकिन 2025 में ये वाइब ऐसी हो गई जैसे किसी ने इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ के स्क्रीन प्ले लिख दिए हो. इतनी डबल मीनिंग बातें, इतनी एडल्ट कॉमेडी कि वो अब जेन्युइनली फनी भी नहीं लग रही थी. मुझे पता नहीं कि ये इन्होंने इंटेंशनली किया या ये इनका मोटिव था, बट ऑल टुगेदर दे लिटरली डिस्ट्रॉयड अ वेरी गुड फ्रेंचाइजी. अब बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसने जेन्युइनली मेरा दिल तोड़ दिया. सलमान भाई का फैन होके कह रहा हूँ, सिकंदर का रिसेप्शन मिक्स था, मिक्स टू नेगेटिव कह सकते हैं इसको. रिव्यूज में लोगों ने बोली कि वीक स्क्रिप्ट था, नैरेटिव बहुत ही फटीग लग रहा था. सलमान भाई को भी काफी लोगों ने बोला कि वो परेशान और थके हुए लग रहे थे इस पूरी मूवी में. पर दिल से अब जेन्युइनली सलमान भाई का ओल्ड आर्क वापस आना चाहिए, जहां स्वैगर एफर्टलेस होता है और फिल्म को पीआर पुश की जरूरत नहीं पड़ती थी. अब कुछ सरप्राइजेस और सेलिब्रिटी मूवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करना चाहूंगा रोमांस के अनएक्सपेक्टेड विनर सैयारा के ऊपर. 2025 का वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस, लो नॉइज बिल्डअप, फ्रेश फेसेस और फिर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी वेव. ट्रेड राइटअप्स ने आरओआई मिनिमल हाइप एंगल को हाईलाइट किया. रोमांस के कमबैक के एंगल को बहुत सारे लोगों ने इस मूवी के थ्रू पॉइंट आउट किया. पीपल वांटिंग समथिंग दैट फील्स रियल अगेन. इस मूवी ने ये आउटराइटली बता दिया. इस मूवी ने एक और चीज आउटराइटली बता दी. इफ द स्टोरी इज गुड एंड द इंटेंट इज टू जेन्युइनली प्रेजेंट अ स्टोरी ऑन सिनेमा, यू विल बी टेकन सीरियसली. खैर, मेरे कुछ अपने क्रिटिसिज्म्स भी है इस पे कि कैसे सैयारा अपील टू अ वेरी यंग क्राउड, या अगर मैं थोड़ी सी सरल भाषा में कहूँ तो निब्बा निब्बी इसको इसने अपील किया था. बट हाउएवर स्टिल someone tried to do something different rather than making yet another action film. और हाँ, by the way, we had राजेश कुमार सर from सैयारा on our podcast, जिनका podcast जनवरी में रिलीज होने वाला है. So make sure you check that out as well. Now I want to talk about a movie which I think वो मेरी इस साल की one of the most favorite movies में मैं उसको number 1 पे रखना चाहूँगा. I want to talk about कांतारा चैप्टर 1. इस मूवी ने स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक कन्विक्शन को ऐसे प्रेजेंट किया जिससे जेन्युइनली सिनेमा लवर्स काफी लंबे समय से ढूंढ रहे थे, और वही हुआ यहाँ पे. कांतारा के मैसिव कमर्शियल रन की रिपोर्ट्स आई और रिलीजियस कल्चरल एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन पे पब्लिक डिस्कोर्स भी बहुत हुआ. पर ऑनेस्टली जिस तरह ऋषभ शेट्टी रिप्रेजेंटेड कांतारा स्टोरी, a story belonging to his very own hometown, it was incredibly presented. Especially मेरा personal favorite, the climax scene. Man, if you have seen that in cinema hall, you know what I'm talking about. अब मैं बात करना चाहूँगा I think debut of the year के बारे में. एक ऐसा डेब्यू जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ये इंसान अब कितना बड़ा फकअप यहाँ कर सकता है. मैं बात कर रहा हूँ आर्यन खान के बारे में. आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज सिर्फ एक लॉन्च प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक सेल्फ अवेयर बॉलीवुड कमेंट्री जैसा फील हुआ था. फिल्म मेकिंग का स्टाइल बहुत फ्रेश था, रेफरेंसेस भरे हुए थे, पर फोर्स्ड बिल्कुल भी नहीं था. इंडस्ट्री के ट्रूप्स, इनसिक्योरिटीज और पावर डायनामिक्स को एग्जैक्टली वहीं से उठाया जहां हम ऑडियंस उन्हें रोज डाइसेक्ट करते हैं. इट जेन्युइनली फेल्ट जैसे आर्यन एक कीन ऑब्जर्वर ऑफ सिनेमा पहले थे और स्टार किड बाद में थे. मेरा फेवरेट पार्ट, आर्यन ने नेपो डिबेट को लेक्चर या डिफेंस नहीं बनाया. उन्होंने बस कंटेंट और स्टोरी बनाने पे ध्यान दिया, अपनी हिस्ट्री और बैगेज को डिनाई करे बिना. नो विक्टिम कार्ड, नो जस्टिफिकेशन, बस एक ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई बैकग्राउंड है, अब तुम काम देखो. और इसी ऑनेस्टी की वजह से ये सीरीज एक डेब्यू कम और एक कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर का फर्स्ट स्टेटमेंट ज्यादा लगी थी.
अब एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ, मतलब एक होता है ना कि आप उम्मीद लगाते हैं कि हाँ भाई इसके लिए आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ओनली, नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड। इस प्रोजेक्ट ने वही किया। मैं बात कर रहा हूँ रामायणा की। फर्स्ट लुक और टीजर रोल आउट ने क्लियर कर दिया कि ये इवेंट स्केल सिनेमा है, सिर्फ एक और रिलीज नहीं। 3D टीजर का थिएटर रोल आउट ही मेकर्स की एम्बिशन बहुत क्लियरली दिखाता है। म्यूजिक साइड पे यू हैव लेजेंड्स लाइक A.R. रहमान एंड हैंस जिमर। इनका कोलैबोरेशन अलोन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हाउ मच सीरियस नीतीश कुमार इज विद हिज क्राफ्ट। ये इसलिए भी है क्योंकि फिल्म मेकर्स बताना चाहते हैं कि ये फिल्म ग्लोबल सिनेमैटिक लैंग्वेज में बात करना चाहती है। रिलीज के बाद ऑफ कोर्स कंपैरिजंस आएंगे और अभी ही आ रहे हैं एक्चुअली, या सीधा प्रोपेगेंडा भी कुछ लोग इसको बोलना चाहेंगे। बट मेरा सवाल है यहाँ पे, जब हॉलीवुड ग्लैडिएटर और ट्रॉय बनाता है तो ये वही लोग हैं जो इसे सिनेमा बोलते हैं। इंडिया अपनी सिविलाइजेशन से स्टोरी कहे तो वो इन्हें प्रॉब्लम लगती है। मेरा टेक बहुत सिंपल है यहाँ पे, कम से कम एक बार तो अपनी कहानी को भी ग्रैंड स्केल पे बोलने का मौका मिलना चाहिए। और फिर इस साल के एंड में आया द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड दंगल, जहाँ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स का स्नोफॉल कर दिया। और वहीं बहुत सारे क्रिटिक्स खुद के ऊपर क्रिटिसिज्म भी नहीं ले पाए। खैर कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि वो थोड़ा हट के इस फिल्म को क्रिटिसाइज करे, बट एट दी एंड अपनी ही ऑडियंस ने उनको जवाब दिया। और यही 2025 का मेटा लेसन भी दिख गया। नॉइज फटीग रियल है, ऑडियंस अब PR से नहीं पे ऑफ से इम्प्रेस होती है। फ्रेश फेसेस प्लस सिंसियर जॉनरा वर्क इक्वल टू सरप्राइजिंगली बिग रिजल्ट। और इंडस्ट्री के लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा शॉक होगा। एंड दिस इज माय लास्ट टेक अवे फ्रॉम 2025। आप नैरेटिव सेट नहीं करते सर, ऑडियंस सेट करती है। तो दोस्तों 2025 का एंटरटेनमेंट समरी यही है। एक तरफ कंट्रोवर्सीज का बाजार है, एक तरफ सिजर्स का फेस्टिवल, और बीच में ऑडियंस जो बस एक चीज़ बोल रही है, तुम हमको अच्छी फिल्म दो, बाकी हम संभाल लेंगे। आप बताइए इस साल का सबसे ज़्यादा ओवररेटेड या अंडररेटेड कंटेंट या PR मूवमेंट आपको क्या लगा, कमेंट्स में लिखिए। और अगर हाँ आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ हम कवर करें बिफोर द ईयर एंड, डू लेट अस नो। एंड अबाउट AP पॉडकास्ट का भी नेक्स्ट ईयर काफ़ी हैवी होने वाला है। मिलते हैं 2026 में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा गेस्ट के साथ। एंड वी होप we keep surprising you, we keep pushing out good content for you, and that would be all from our side. See you in the next video.